हेलो, नमस्कार सभी को। आइए बात करते हैं ओम्स लॉ की। ओम्स लॉ जॉर्ज साइमन ओम के द्वारा 1828 में दिया गया था। इन्होंने बहुत सारे एक्सपेरिमेंट्स किए और कई सारे पोटेंशियल्स के लिए कई सारे करंट्स की एक सीरीज बना, एक ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन तैयार किया। और इन्होंने ये पाया कि यार अगर हम लोग टेम्परेचर, प्रेशर जैसी चीजों को फिक्स रखें, मींस एट एसटीपी कह लो, या एक स्टैंडर्ड टेम्परेचर एंड प्रेशर पे जो रूम टेम्परेचर होता है अपना, या टेम्परेचर को फिक्स रख लें। अच्छी सी बात ये रखें कि अगर टेम्परेचर को हम लोग फिक्स रख लें तो उस टाइम पे होगा क्या कि जो वैल्यू ऑफ करंट है वो हमेशा डायरेक्टली प्रोपोर्शनल आएगी जो आपने पोटेंशियल अप्लाई किया था। मींस आपने पोटेंशियल जितना भी अप्लाई किया है, जो करंट आएगा वो हमेशा एक दूसरे के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल आएगा। इसको ऐसे समझो कि अगर हमने 2 वोल्ट पोटेंशियल दिया है तो करंट भी उसके रिस्पेक्ट में हमेशा वैसे ही बढ़ेगा, 2 के हिसाब से जितना होना चाहिए। अगर वहां 4 एम्पियर आ रहा है तो फिर यहां जब 4 करोगे तो वहां 4 का दोगुना करोगे आप, उस हिसाब से चीजें चलती जाएंगी। इसको ऐसे समझ सकते हैं कि अकॉर्डिंग टू ओम्स लॉ at fixed temperature and pressure at fixed temperature and pressure the value of current is proportional to applied voltage। जितना आपने वोल्टेज अप्लाई किया है उस हिसाब से वैल्यू ऑफ करंट आएगी। इसी को उस इक्वेशन वाइज लिखा जाता है V डायरेक्टली प्रोपोर्शनल I। और जब हम इस प्रोपोर्शनलिटी साइन को हटाते हैं, कहीं भी जब प्रोपोर्शनलिटी का साइन आ जाता है उसको जब हम हटाते हैं तो उस जगह एक कांस्टेंट यूज होता है और इधर एक कांस्टेंट यूज होता है आपका, जिसको हम कांस्टेंट कहेंगे R, और V इक्वल्स टू I R। हमने R को पीछे लिखा, कई जगह यही आपको ऐसा लिखा मिल सकता है V इक्वल्स टू R I, क्योंकि लगभग हर जगह हम लोग पोटेंशियल जो प्रोपोर्शनल होता है, जो कांस्टेंट होता है, उसको आगे लिखते हैं। तो आर आई भी लिखा मिल सकता है, आई आर लिखा मिल सकता है, दोनों का मीन सेम है। जिसमें इस आर को हम लोग जानते हैं कि ये जो आर है, वेयर आर इज रेजिस्टेंस, वेयर आर इज रेजिस्टेंस ऑफ द कंडक्टर, रेजिस्टेंस ऑफ द कंडक्टर। अब ये कंडक्टर चीज क्या है, पहले इसको समझते हैं, करंट को समझते हैं, पहले समझ लेते हैं थोड़ी चीजें को। अब जैसे करंट क्या है, हमें पता था रेट ऑफ फ्लो ऑफ चार्ज इज नोन एज करंट। अब किसी भी कोई भी कंडक्टर है, उस कंडक्टर के अंदर क्या होगा, मान लेते हैं ऐसा कोई कंडक्टर है, उस कंडक्टर के अंदर क्या होगा, बहुत सारे फ्री इलेक्ट्रॉन्स होंगे। अब फ्री इलेक्ट्रॉन्स होंगे तो उनको जब हम पोटेंशियल अप्लाई करेंगे तो एक करंट बहेगा, और करंट जो बहेगा उस चीज को रेजिस्टेंस ऑफर होगा। क्योंकि ऐसा समझो यार, आपको एक जगह खाली जगह दौड़ना हो और एक जगह भरी जगह दौड़ना हो। अब चूंकि यहाँ प्रोटॉन्स तो है ना, पहले से पॉजिटिव चार्ज जो होगा वो बीच में खड़ा होगा, इलेक्ट्रॉन्स उनसे टकराते हुए बहेंगे, और जब उनसे टकराते हुए बहेंगे इलेक्ट्रॉन्स तो उनको एक ताकत लगानी पड़ेगी निकलने के लिए, वही रेजिस्टेंस है। तो उसी को R से डिनोट किया जाता है। और ये कहा गया कि किसी भी मटेरियल के हिसाब से, अब जैसे ये मटेरियल अलग होगा तो इसकी डेंसिटी अलग होगी, इसकी डेंसिटी अलग होगी कि नहीं होगी भाई, हर मटेरियल के हिसाब से अलग अलग डेंसिटी, कार्बन की अलग डेंसिटी, हर चीज की अलग अलग डेंसिटीज हैं। तो वो जो डेंसिटी होगी तो उस हिसाब से इसको अलग अलग रेजिस्टेंस ऑफर हो रहा होगा। मतलब एक सेम मेटल, अगर आप सेम डायमेंशंस की आपने कंडक्टर ले रखा है तो अलग अलग रेजिस्टेंस उनके ऑफर होते हैं। उस रेजिस्टेंस को भी उन्होंने कैलकुलेट किया ओम्स ने, और उन्होंने कहा कि R जो होता है वो बराबर होता है रो L अपॉन ए।
बेसिकली उन्होंने ऐसे ना कह के कहा था कि आर जो होगा वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा लेंथ ऑफ जो कंडक्टर है आपका, और डायरेक्टली इनवर्सली प्रोपोर्शनल होगा एरिया ऑफ कंडक्टर के। और फिर कहा कि इन दोनों के जब प्रोपोर्शनलिटी साइन हटाएंगे तो एक कांस्टेंट लेके आएंगे जिसका नाम होगा रो, और रो होगा रेजिस्टिविटी ऑफ कंडक्टर। जो कंडक्टर आपने ले रखा है उसकी रेजिस्टिविटी होगी ये। अब रेजिस्टिविटी क्या है, बोले मटेरियल के हिसाब से रेजिस्टिविटी अलग अलग होती है, कैसा मटेरियल है उस हिसाब से उसकी रेजिस्टिविटी अलग अलग होती है। तो बेसिकली आपको ओम्स लॉ में इतना आना चाहिए। अगर आपको कोई ग्राफ बनाने को कह दे तो आपको ऐसे बनाना चाहिए कि एक ग्राफ कोई ऐसे हो सकता है, मान लेते हैं कि ऐसे जो है, तो इसमें एक तरफ आपको वोल्टेज दिखा देना है, एक तरफ आपको वोल्टेज दिखा देना है और एक तरफ क्या दिखा देना है, करंट की। इधर वोल्टेज है मान लेते हैं और इधर अगर करंट है, तो इन दोनों के बीच में एक स्ट्रेट लाइन ग्राफ आता है। हालांकि अगर लिमिटेशंस की बात करेंगे तो ये स्ट्रेट लाइन ग्राफ सिर्फ एक फिक्स्ड टेम्परेचर पे, हायर टेम्परेचर पे ये चीजें वैलिड नहीं रह जाती हैं। और फिर क्या होता है कि ये एक टाइम के बाद यहां से हल्का 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 एक डेविएशन आ जाता है, वहां पे ये चीजें वैलिड नहीं होती। और कुछ मटेरियल्स के लिए जब ये ग्राफ बनाया गया, सेमीकंडक्टर्स वगैरह के लिए जब ये ग्राफ बनाया गया, तो हुआ क्या कि ये ग्राफ दो वैल्यूज को शो कर रहा था, दो तीन वैल्यूज को शो कर रहा, मतलब एक ही टाइम पे दो वैल्यूज शो कर रहा था कि वोल्टेज सेम है या सेम करंट के लिए वोल्टेज की दो वैल्यू है। तो फिर ये कहा गया कि यार ये चीज गलत है, ठीक है ना। तो कुछ लिमिटेशंस हैं, बट आपको बेसिकली ओम्स लॉ में इतनी चीजें जाननी चाहिए कि ओम्स लॉ इज V इक्वल्स टू आई आर। उसी को कई फॉर्म में आप ऐसे लिख सकते हो, V इक्वल्स टू आई आर लिखा है कहीं, आप ऐसे याद कर लो कि I इक्वल्स टू V अपॉन आर। तो जैसे जैसे डेरिवेशंस की रिक्वायरमेंट होगी आप उस हिसाब से लिख सकते हो। R इक्वल्स टू V अपॉन आई भी लिखा मिलता है, आपको उस हिसाब से इन चीजों को रट लेना चाहिए। इससे रिलेटेड जितने भी न्यूमेरिकल्स हो उनको ट्राई करिए। बहुत बड़ा टॉपिक नहीं, बड़ा सा वीडियो आपको लग रहा होगा, बट आप स्पीड अप करके उसको देख लीजिए और बहुत आसान है। और पढ़ते रहिए, जहां ना समझ में आए वहां पूछिए। थैंक यू।